ये कितनी अजीब बात है ना कि जो इकॉनमी हमेशा मतलब लोगों के खूब पैसे खर्च करने से बढ़ती है, अचानक से वही इकॉनमी चाहती है कि लोग पेट्रोल बचाएं, सोना ना खरीदें और विदेश घूमने ना जाएं। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। राइट? मतलब जिस खर्च को इकॉनमी का इंजन माना जाता है, अचानक से उसी पर ब्रेक लगाने की बात होने लगती है। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है आज का। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक की गहराई में जाएं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। ऐसे ही और नॉलेज बेस्ड वीडियोस और बेहतरीन टॉपिक्स के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। एकदम सही। तो आज के इस खास विश्लेषण का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि दुनिया के एक कोने में चल रही इंटरनेशनल टेंशन, जैसे ईरान, अमेरिका या इजराइल का जो विवाद है, उसका सीधा असर आखिर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ता है। और सिर्फ जेब पर ही नहीं, बल्कि नौकरी और देश के खजाने पर भी। राइट। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले ये समझना होगा कि अचानक से सरकार को मंदी और महंगाई का डर क्यों सता रहा है। इसकी जड़ें ना हमारे देश से बहुत दूर समंदर में है। समंदर में? मतलब हम जो अपनी एनर्जी या ऊर्जा की जरूरतें हैं उसका लगभग 89% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, हम एनर्जी के मामले में लगभग पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर हैं। और यहीं से असली समस्या की शुरुआत होती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम इस निर्भरता को थोड़ा बारीकी से समझें तो हमारे तेल और गैस के इंपोर्ट का 60% से ज्यादा हिस्सा ना समंदर के एक बहुत ही संकरे रास्ते से होकर आता है। ओके। जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं। ये ओमान और ईरान के बीच का एक चोक पॉइंट है जो कुछ जगहों पर सिर्फ 21 मील चौड़ा है। ओह वेट, सिर्फ 21 मील? और दुनिया भर का मतलब मिडल ईस्ट का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है। हाँ, और यही वो जगह है जहां अभी सबसे ज्यादा युद्ध और टेंशन का माहौल है। समझ रही हूँ। तो इसका सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर है। इस युद्ध के डर की वजह से जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, वो ऑयल टैंकर्स का यानी उन बड़े जहाजों का बीमा करने से मना कर रही हैं। अच्छा, और बिना इंश्योरेंस के तो कोई जहाज वहां जाएगा नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई भी कंपनी अरबों रुपए का तेल बिना इंश्योरेंस के इतने बड़े खतरे वाले इलाके में क्यों भेजेगी? अगर कोई मिसाइल गिर गई या जहाज कब्जे में ले लिया गया तो कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी ना। ये तो है। तो नतीजा ये है कि करीब 40 से 50 जहाज जिन्हें हमारे देश आना था वो समुद्र में फंसे हुए हैं। और ऊपर से अमेरिका ने रूस से जो तेल खरीदने की छूट दी थी वो भी खत्म हो गई है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना जैसे आपके शहर में राशन आने का इकलौता नेशनल हाईवे ही ब्लॉक हो गया हो। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ना? मतलब हाईवे ब्लॉक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर इतना बड़ा संकट है और समुद्र में जहाज रुके हुए हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम अभी तुरंत क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या अंदर ही अंदर कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है जो अचानक फटेगा? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इसकी इकोनॉमी में असर हमेशा तुरंत नहीं दिखता है। अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही हैं। अच्छा, मतलब वो घाटा खुद सह रही हैं? जी हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस महंगाई को फिलहाल खुद बर्दाश्त कर रही हैं ताकि आम जनता तक तुरंत असर ना पहुंचे। लेकिन कोई भी बिजनेस हमेशा घाटे में तो नहीं चल सकता ना। सही बात है। आज नहीं तो कल उन्हें दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। और जब वो दाम बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर लोगों के मनोविज्ञान पर पड़ेगा। जब पेट्रोल महंगा होता है तो इंसान डर के मारे बाकी चीजों पर खर्च करना कम कर देता है। हाँ, मतलब कपड़े खरीदना या बाहर खाना खाना लोग ये सब कम कर देते हैं। बिल्कुल, और यही से मंदी की शुरुआत होती है। वाह! तो तेल की कमी एक समस्या है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तेल खरीदने के लिए हमें चाहिए क्या? डॉलर्स। एकदम सही पकड़ा आपने। पर यहाँ मैं थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। मतलब हम तो चीन और रूस जैसे देशों के साथ भी बहुत सारा व्यापार करते हैं, राइट? हाँ, करते हैं। तो फिर सिर्फ डॉलर की इतनी टेंशन क्यों है? हम अपनी करेंसी में या उनकी करेंसी में पेमेंट क्यों नहीं कर देते? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब पेट्रो डॉलर के सिस्टम में छिपा है। दुनिया का ज्यादातर तेल व्यापार डॉलर में ही होता है। अच्छा। अगर हम साल 2025 के आंकड़े देखें तो हमने क्रूड ऑयल पर 137 बिलियन डॉलर और गैस पर 15 बिलियन डॉलर खर्च किए। वेट, 137 और 15, अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो? ये कुल मिलाकर करीब 13 लाख करोड़ रुपए बनता है। 13 लाख करोड़? ये तो मतलब कई देशों की पूरी इकोनॉमी के बराबर है। बिल्कुल। अब जो आपने रूस वाला पॉइंट उठाया था ना, हमने रूस को उनके तेल के बदले रुपए में पेमेंट करने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने भी न्यूज में पढ़ा था इसके बारे में। शुरू में ये चला भी, लेकिन फिर रूस के बैंकों में बहुत सारा भारतीय रुपया जमा हो गया।
अब रूस उस रुपए का करे क्या? वो ताइवान से चिप्स या ब्राजील से कोई सामान तो रुपये में नहीं खरीद सकता ना। क्योंकि वो देश तो रुपया नहीं लेंगे। एग्जैक्टली। तो आखिरकार रूस को भी यही कहना पड़ा कि भाई हमें पेमेंट डॉलर में ही चाहिए। मतलब डॉलर एक तरह से दुनिया का यूनिवर्सल पासवर्ड है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन हमारे पास तो फॉरेक्स रिजर्व है ना, हमने तो बहुत सारा डॉलर बचा के रखा है। हाँ, अगर हम बड़े पिक्चर को देखें तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में करीब 690 बिलियन डॉलर हैं। जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है तो बड़ा, लेकिन जरा सोचिए अगर हमारा सारा डॉलर सिर्फ तेल खरीदने में ही चला गया तो बाकी चीजें कैसे आएंगी? बाकी चीजें मतलब सेना के लिए टेक्नोलॉजी, हथियार, गंभीर बीमारियों की दवाइयां, इन सब के लिए भी तो डॉलर ही चाहिए ना। ओह राइट, अगर डॉलर कम हुआ तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और अगर हमें इसकी गंभीरता समझनी है तो हमें 2022 के श्रीलंका संकट को देखना चाहिए। हाँ, वहां तो हालात बहुत ही खराब हो गए थे। क्योंकि उनका डॉलर रिजर्व खत्म हो गया था। जब डॉलर कम होता है तो आपकी अपनी करेंसी यानी रुपया गिरने लगता है। तो अभी जो रुपया $1 के मुकाबले 95 के पार है, वो 100 तक भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। और जब रुपया गिरता है तो बाहर से आने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। श्रीलंका में तो इंपोर्ट रोकना पड़ गया था। हाँ, मैंने वीडियोस देखे थे। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें थी, अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी। और बिजली कटौती भी, क्योंकि कोयला और गैस खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ये सिर्फ इकोनॉमी का संकट नहीं रहता, सड़कों पर विद्रोह बन जाता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब डॉलर को देश से बाहर जाने से रोकना सबसे जरूरी है। एकदम सही। और इसके लिए हमें उन चीजों पर कंट्रोल करना होगा जिन पर हम रोजमर्रा में डॉलर खर्च करते हैं। हाँ, और यहीं पर एक बहुत अहम चीज आती है, सोना। सोना, हाँ, हमारे यहाँ सोने की खरीदारी तो मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक इमोशन है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको पता है हम हर साल करीब 72 बिलियन डॉलर सिर्फ सोना खरीदने में बाहर भेज देते हैं। वेट, 72 बिलियन डॉलर सिर्फ सोने के लिए? जी हाँ। लेकिन यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक, वो भी तो सोना खरीदता है ना? मैंने पढ़ा था उन्होंने 880 टन जमा किया है। हाँ, उन्होंने किया है। तो फिर आम जनता को सोना खरीदने से क्यों रोका जाता है? मतलब दोनों में फर्क क्या है? ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। देखिए, जब आरबीआई सोना खरीदता है तो वो देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए होता है। वो तिजोरी में एक सॉलिड बैकअप है। ओके, समझ गई। लेकिन जब आम जनता विदेश से आया सोना खरीदती है तो वो सोना घरों की तिजोरियों में बंद हो जाता है। वो इकोनॉमी में कोई काम नहीं करता। और बदले में हमारा कीमती डॉलर देश से बाहर चला जाता है। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बिगड़ने लगता है। अच्छा, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल आसान भाषा में, अगर देश बाहर सामान बेचकर $100 कमा रहा है और बाहर से सामान खरीदकर $120 खर्च कर रहा है, तो जो $20 का घाटा है वही करंट अकाउंट डेफिसिट है। एकदम सटीक। और सोने का इंपोर्ट इस घाटे को बहुत तेजी से बढ़ाता है। मतलब ये तो घर के बजट जैसा हो गया है ना। हाँ। अगर बुनियादी चीजों जैसे राशन या बिजली का खर्च बढ़ जाए तो समझदारी इसी में है कि हम कुछ समय के लिए गहने खरीदना कम कर दें। आपने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। और बात सिर्फ सोने की नहीं है, खाने का तेल और फर्टिलाइजर भी इसमें शामिल हैं। खाने के तेल का क्या कनेक्शन है? हम अपनी जरूरत का 55 से 60% खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं। इस पर हर साल 18 से 22 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा? हाँ, और फर्टिलाइजर का केस तो और भी दिलचस्प है। हम 25 से 30% फर्टिलाइजर बाहर से मंगाते हैं। और फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी कच्चा माल है वो है नेचुरल गैस। तो जब युद्ध होता है और गैस महंगी होती है तो फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है। अच्छा। और जब फर्टिलाइजर महंगा होगा तो किसान की खेती महंगी होगी। बिल्कुल। और खेती महंगी होगी, तेल महंगा होगा, तो रेस्टोरेंट से लेकर पैकेट वाला खाना तक सब महंगा हो जाएगा। वाओ, ये तो पूरी एक चेन है। समंदर पार मिसाइल चलती है और हमारे यहाँ समोसे का दाम बढ़ जाता है। ये तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की सच्चाई है। लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल आता है, क्या दुनिया के बाकी देश भी सिर्फ अपनी जनता से त्याग करने की अपील कर रहे हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब चीन और जापान के पास भी तो तेल के कुएं नहीं है ना? तो वो इस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहे हैं? क्या उनके पास कोई मास्टर प्लान है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो हमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस और रिएक्टिव गवर्नेंस का फर्क समझ आता है। चीन ने बहुत पहले ही तैयारी कर ली थी। कैसी तैयारी? उन्होंने 90 दिनों का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बना रखा है। जमीन के अंदर विशाल गुफाओं में करोड़ों बैरल तेल भरा है। 90 दिन? मतलब अगर सप्लाई 3 महीने तक रुक जाए तो भी उनका देश चलता रहेगा? बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं,
उन्होंने अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत को रिन्यूएबल्स यानी सोलर और विंड पावर पर शिफ्ट कर लिया है। ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। हाँ, इससे इंटरनेशनल मार्केट का असर उन पर बहुत कम हो जाता है। और जापान या साउथ कोरिया का क्या? उनके पास तो इतनी जमीन भी नहीं है। जापान और कोरिया का मॉडल सबसे शानदार है। वो अपनी 100% ऊर्जा बाहर से मंगाते हैं, लेकिन उन्होंने एक एक्सपोर्ट शील्ड बना रखी है। एक्सपोर्ट शील्ड मतलब वो एक्सपोर्ट इतना करते हैं कि डॉलर की कमी नहीं होती। एग्जैक्टली। सैमसंग टोयोटा जैसी कंपनियों के जरिए वो इतना हाईटेक सामान एक्सपोर्ट करते हैं कि उनका डॉलर रिजर्व हमेशा भरा रहता है। तो अगर तेल थोड़ा महंगा भी हो जाए तो उनकी एक्सपोर्ट की कमाई उसे कवर कर लेती है। हाँ, और इसके अलावा उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो और बुलेट ट्रेन, वो इतना बेहतरीन है कि लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ही बहुत कम करते हैं। तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो गई। बिल्कुल सही। तो अगर इस पूरी डिस्कशन को हम समराइज करें तो एक बात बिल्कुल साफ है, असली आत्मनिर्भरता सिर्फ संकट के समय त्याग करने में नहीं है, राइट? एकदम सही। बल्कि संकट आने से पहले स्ट्रक्चरल बदलाव करने में है। ऐसे बदलाव जिससे बाहरी युद्धों का असर देश पर ना पड़े। हाँ, जब कोई सिस्टम अंदर से मजबूत होता है तभी वो अंतर्राष्ट्रीय झटकों को झेल सकता है। वाह! तो आज के इस डिस्कशन से ये साफ हो गया कि कैसे जियोपॉलिटिक्स का सीधा कनेक्शन हमारे किचन के तेल, शादी के सोने और गाड़ी के पेट्रोल से जुड़ा है। सब कुछ एक ही धागे से बंधा हुआ है। लेकिन जाने से पहले एक विचार करने वाली बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के जो युद्ध हों वो तेल के लिए ना होकर लिथियम और कोबाल्ट के लिए हों? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं तो क्या हम बस अपनी निर्भरता तेल से हटाकर उन दुर्लभ खनिजों पर शिफ्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल, बैटरियों के लिए वो बहुत जरूरी हैं। तो श्रोताओं, आज के डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है, क्या देश को लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी पर और भी बड़े कदम उठाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। एज यू हैव वॉच फुल वीडियो, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज नोटिफिकेशन।